तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7, जो कि आपका क्या है, एल्कोहल फिनॉल ईथर। एल्कोहल हमने पढ़ लिया डिटेल में, जिसमें हमने एल्कोहल देखा शुरू में और उसके टाइप देखे। उसके बाद एथिल एल्कोहल को बनाने की विधि देखी। फिर हमने फिनॉल देखा और उसके निर्माण की विधियां, रासायनिक गुण और उपयोग देखे। फिर हमने फिनॉल के बाद आज हम पढ़ेंगे ईथर। ठीक है, तो फिनॉल का और एल्कोहल का अगर आपको वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा। वहां पे आप एल्कोहल का और फिनॉल का जो वीडियो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके पास आती रहे। ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारा टेलीग्राम चैनल है जानकारी नेट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में जाएं, वहां पे हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड फोटो ऐड कर दिया है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर का थर्ड टॉपिक ईथर। ठीक है, फिनॉल और एल्कोहल तो हमने डिटेल में पढ़ ही लिया है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे ईथर। तो ईथर का एक प्रयोगशाला विधि है, वो हमें पढ़ना है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 6 यानी कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले चैप्टर में क्लोरोफॉर्म का प्रयोगशाला विधि देखा था, जो कि आपके वाइबा के लिए भी इम्पोर्टेंट था। वैसे सेम ही आपको आज देखना है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। और ये जो प्रयोगशाला विधि का हमने डायग्राम बनाया है, ये चाहे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए चार्ट पर ये डायग्राम बना के जा सकते हैं, और इसकी कुछ वाइवा के क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे, वो आप तैयार करके ले जा सकते हैं। यानी कि 5 नंबर के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि डाई एथिल एल्कोहल को बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको ये ऐसे डायग्राम बना के उसका वर्णन करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो आपको अभी लिखा हुआ जो पार्ट है उस पर ध्यान नहीं देना है, केवल डायग्राम पे आप फोकस करें, क्योंकि डायग्राम से ही कई सारे वाइवा के क्वेश्चन यहाँ से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम में क्या दिया गया है कि एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, आसवन फ्लास्क। अब यहाँ से एग्जामिनर एक क्वेश्चन पहला यही पूछ सकता है कि आपने ये जो गोल पेंदी का फ्लास्क लिया है, इसका नाम क्या है। तो आप कहेंगे कि आसवन फ्लास्क, यानी जिसमें हम क्या करेंगे, ईथर बनाने के लिए किसको, एथिल एल्कोहल और सांद्र H2SO4 को आश्रित करेंगे, यानी उसे गरम करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गरम करने वाला बर्नर हो गया नीचे, और ये जिसके ऊपर आपका आसवन फ्लास्क रखा गया है वो आपका क्या है, बालू उष्मक है। यानी कोई एक बालू उष्मक है कटोरे के जैसा, उस पे हमने गोल पेंदी का फ्लास्क यानी कि आसवन फ्लास्क रख दिया है। ठीक है, जिसमें क्या है, इस आसवन फ्लास्क में क्या होता है, पूछा जा सकता है कि इस आसवन फ्लास्क में, ये आपका वाइवा का ही क्वेश्चन है कि आसवन फ्लास्क में क्या क्या डाला जाता है। तो आसवन फ्लास्क में एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH, ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं C2H5OH, और सांद्र H2SO4 को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गया। पहला कि आखिर गोल पेंदी का फ्लास्क क्या है, तो आप कहेंगे आसवन फ्लास्क है। फिर इसमें मिलाया क्या गया है और कितनी मात्रा में मिलाया गया है, तो इसमें एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 को मिलाया जाता है, जिसे बालू उष्मक और बर्नर की सहायता से गर्म किया जाता है। और इसमें जो एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 होगा वो 2:1 के अनुपात में डाला गया होगा। फिर जब इसे गर्म किया जाएगा तो ये भाप बनके इस संघनन नली में आ जाएगा। किसमें, इस संघनन जो जहाँ पे इस ईथर का या एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 का संघनन होता है, उस नली में आ जाएगा, और इसी नली में जल पहले से ही उपस्थित होगा। ठीक है, फिर संघनित होकर ईथर कहाँ आ जाता है, इस ग्राही में। ये जो आपको पात्र दिख रहा है ये ग्राही है, और यहाँ पे जो ईथर आएगा वो अशुद्ध ईथर आता है। अशुद्ध ईथर का मतलब क्या है कि इस ईथर में आपको एथिल अल्कोहल, सांद्र H2SO4 और जल तीनों मिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमें ईथर मिलेगा, ये ईथर कैसा होगा, अशुद्ध ईथर होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे ये जो है ये आपका क्या है, एडॉप्टर। ये एडॉप्टर ही ईथर को एडॉप्ट करके ग्राही में भेज देता है, और ये जो ग्राही पात्र है वो एक बर्फ के बर्तन में रखा हुआ है। ठीक है, तो ग्राही पात्र किस में रखा हुआ है, बर्फ के बर्तन में। और ये एडॉप्टर क्या करता है, जो अशुद्ध ईथर आता है उसे एडॉप्ट करके ग्राही में भेज देता है, और ये एक नली है जिसे हम प्रगाही कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया फुल डायग्राम। अब इस डायग्राम में ऊपर देखें, इस वाले नली में ही एक थर्मामीटर और एक एथिल अल्कोहल का पाइप लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट डायग्राम हुआ। अब इसमें लिखना क्या है आपको, सबसे पहले हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में, यानी एक गोल पेंदी का हमने आसवन फ्लास्क लिया है। अब इस आसवन फ्लास्क में क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल, ये देखिए एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का मिश्रण लेते हैं। वो कितने अनुपात में, 2:1 अनुपात में। ठीक है, के अनुपात में लेकर बालू उष्मक, ये जो आपका इस कटोरे जैसा जो आपका ये स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है, बालू उष्मक है, और इसी के ऊपर आप आसवन फ्लास्क रख के इसे बर्नर पर गर्म करते हैं। ठीक है, तो लेकर बालू उष्मक की सहायता से इसे कितना डिग्री तक, 140 यानी कि 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। ये एंडिंग पॉइंट है जहां तक आपको गर्म करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप इसे 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, फिर आपको क्या मिलेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है 100 डिग्री गर्म करने पर। फिर आप उस एथिल हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल को या सल्फेट को क्या करते हैं, फिर से 140 डिग्री जब गर्म करेंगे तब जाकर आपको डाई एथिल ईथर मिलता है। ठीक है, यानी अभी जब हम बनाने की विधि देखेंगे तो उसमें वो रिएक्शन देखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि बालू उष्मक की सहायता से इसे 140 डिग्री तक, ठीक है, कितना, ये जो आपने एथिल अल्कोहल और साथ H2SO4 इसमें लिया है उसे आपको 140 यानी 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से आपको क्या मिलता है, ईथर। ठीक है, ईथर मिलेगा जो बर्फ के जल में रखे हैं। ये यहाँ पे ईथर प्राप्त हुआ जो बर्फ के जार में रखा गया है। ठीक है, रखे ग्राही पात्र में, ये जो आपका ग्राही पात्र है इसमें एकत्रित होने लगता है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार प्राप्त ईथर में सल्फ्यूरिक अम्ल, लेकिन ये जो हमने ईथर प्राप्त किया है ये शुद्ध ईथर नहीं है, इसमें क्या क्या मिक्स होता है, इसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, एथिल अल्कोहल और जल की अशुद्धियां होती हैं। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था कि इस एक्सपेरिमेंट से या इस जो प्रयोगशाला विधि है इससे जो हम ईथर बनाएंगे वो शुद्ध नहीं होगा, वो अशुद्ध होगा, यानी उसमें आपका जल, एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 तीनों का मिश्रण होगा, और ये जो मिश्रण है वो अशुद्ध ईथर का मिश्रण होगा। ठीक है, तो इसे शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि, लेकिन इस पात्र में जो प्राप्त ईथर है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, एथिल अल्कोहल तथा जल की अशुद्धियां होती हैं। अब सल्फ्यूरिक अम्ल की अशुद्धि को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सांद्र H2SO4 का जो अशुद्धि है उसे दूर करने के लिए हम कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ जो आपका विलयन है उस विलयन को एक बार धोएंगे तो H2SO4 से वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। यानी H2SO4 जो अशुद्धि मिली हुई है, अगर हम उस विलयन को एक बार NaOH यानी कास्टिक सोडा के साथ धो दे तो वहां से सांद्र H2SO4 गायब हो जाएगा या वहां से दूर हो जाएगा। अब किसकी अशुद्धियां बच जाएंगी, अब बचेगा एथिल अल्कोहल और जल की अशुद्धि उस ईथर में। तो फिर क्या करेंगे, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे हम कास्टिक सोडा यानी NaOH के विलयन से धो देंगे, तथा अब जो आपका एथिल अल्कोहल और जल की अशुद्धि है उसे दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी विलयन को जिसे हमने एक बार NaOH से धोया है उसी विलयन को हम एक बार कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 से धो देंगे, तो हमें प्योर यानी कि शुद्ध रूप से डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। यानी आपको सीधे सीधे ये याद रखना है कि आपने एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेना है, उसमें आप एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 2:1 अनुपात में मिलाएंगे। ठीक है, जब इसे गर्म करेंगे तो ये संघनित होकर ग्राही में यानी कि एडॉप्टर से
एडाप्टर से आके ग्राही में एकत्रित हो जाता है और ये ग्राही पात्र पहले से ही बर्फ के पात्र में रखा होगा। अब जो ईथर ग्राही में आया है ये ईथर अशुद्ध होगा, यानी इसमें 3 चीजें मिली होंगी। एक तो एथिल अल्कोहल, दूसरा आपका जल, तीसरा आपका H2SO4, वो भी कैसा, सांद्र H2SO4, यानी 3 चीज की अशुद्धियां ईथर में पाई जाएंगी। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ईथर अशुद्ध क्यों है, उसमें क्या पाया जा रहा है, तो यही 3 चीज पाया जाएगा जिससे वो अशुद्ध है। तो इसे शुद्ध कैसे किया जाएगा? ईथर को शुद्ध करने के लिए एक बार हम इसे कास्टिक सोडा यानी NaOH से धोएंगे ताकि इससे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अशुद्धि हट जाए। दूसरी बार हम ईथर को कैल्शियम क्लोराइड से धोएंगे ताकि इसमें से एथिल अल्कोहल और जल की जो अशुद्धि है वो भी हट जाए। ठीक है, ये आपका है प्रयोगशाला विधि। और जब सारी अशुद्धियां हट जाती हैं तो आपको शुद्ध, जिससे क्या होता है, आपको शुद्ध डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये था आपका डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, वो भी चित्र के साथ। आप चाहे अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल पे डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि डालेंगे और इमेज में जाएंगे तो वहां पे आपको इसका डायग्राम मिल जाएगा, वहां से आप क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम और वाइबा दोनों की दृष्टि से एग्जाम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लें। तो अब हम देखेंगे कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का जो रिएक्शन होगा। ठीक है, यानी प्रयोगशाला विधि तो हमने देख ली, यानी आसवन फ्लास्क में हमने रिएक्शन तो कराया, लेकिन वो रिएक्शन हमने देखा नहीं कि आसवन फ्लास्क में रिएक्शन हो कैसे रहा है। तो अब वो रिएक्शन देखेंगे। यानी आसवन फ्लास्क में हमने क्या डाला था, एथिल अल्कोहल और H2SO4। तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल और H2SO4 को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, यानी कि C2H5OH, ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल। इसको हम H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, कितने डिग्री टेम्परेचर पे इसको गर्म करेंगे, तो इसको हम एक बार 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, एक तो H2SO4 यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ से हमने हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम लगा देंगे क्या, हाइड्रोजन के बाद हम लगाएंगे SO4। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक O, 2 यहाँ पे O बचेगा, तो यहाँ पे H2O प्राप्त हो जाएगा। यानी कि पहले हम जब आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो पहली रिएक्शन क्या होगी कि हम आसवन फ्लास्क में सबसे पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल लेंगे, उसे 100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करेंगे। तो मिलेगा क्या आपको, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का रिएक्शन हम किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ फिर से करेंगे, लेकिन इस बार जो टेम्परेचर होगा वो 140 डिग्री होगा। ठीक है, यानी सेकेंड जो रिएक्शन होगा उसमें हम क्या करेंगे कि इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी C2H5H फिर H2 या HSO4, ठीक है, C2H5H फिर HSO4, यानी कि एक ही H में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो C2H5HSO4 ये आपका हो गया हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पे थोड़ा पास में HSO4। ठीक है, ये हो गया आपका C2H5 से एथिल, H से हो गया हाइड्रोजन, SO4 से हो गया सल्फेट। यहाँ पे भी C2H5 से हो गया एथिल, H से हाइड्रोजन, SO4 से सल्फेट। तो पूरा
नाम लिख देंगे इसका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का रिएक्शन हमें एक बार फिर से एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH से कराना है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा आपका एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब ये एथिल अल्कोहल का जब रिएक्शन कराएंगे तब टेम्परेचर कितना होना चाहिए 140 यानी कि 140 डिग्री सेल्सियस पे। अब जब ये रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा C2H5O फिर C2H5। अब ईथर का मतलब क्या होता था, ईथर को हम कैसे दर्शाते थे R फिर O फिर R, यानी इस O के अगल और बगल दोनों साइड दो एल्किल समूह होना चाहिए। तो देखें ये O गया, इसके दोनों साइड दो एल्किल समूह यानी C2H5 उपस्थित है, यानी ये आपका ईथर हमने बना दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हमने बनाया डाई, क्योंकि दो H2SO4 है या दो आपका क्या है C2H5 है, तो इसलिए डाई और एथिल C2H5 एथिल होता है, एथिल ईथर। ठीक है, ये हो गया आपका दो C2H5 होने के नाते डाई, C2H5 होने के नाते एथिल, और ईथर का सिंबल दर्शा रहा है यानी कि ROR दर्शा रहा है, तो डाई एथिल ईथर। यही इतना बड़ा रिएक्शन आपका उस गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में चल रहा था। ठीक है, जिसमें एक बार एथिल अल्कोहल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। फिर वही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर फिर से एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो वो डाई एथिल ईथर जो कि हमें प्राप्त करना था, ये उस गोल पेंदी फ्लास्क में रिएक्शन हो रहे थे। ठीक है, अब जो चीजें बची हुई हैं, जैसे आपका बचा क्या है H2SO4 लास्ट में बचा है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए C2H5 ले लिया, एक यहाँ से O ले लिया, लेकिन यहाँ पे अभी भी H2SO4 बचा हुआ है, तो लास्ट में H2SO4 भी लिख देंगे। तो ये था डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का रिएक्शन। तो पहले हमने प्रयोगशाला विधि देखा, फिर उस आसवन फ्लास्क में क्या रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को देखा। मेन यही आपका रिएक्शन है जो उस आसवन फ्लास्क में होता है, यानी पहले आप शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल को 100 डिग्री गर्म करेंगे, फिर उसी को 140 डिग्री पर गर्म करेंगे, यानी दो बार रिएक्शन होने के बाद आपको डाई एथिल ईथर जो कि आपको बनाना था वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम देखेंगे डाई एथिल ईथर का रासायनिक गुण। तो अब हम देखेंगे कि डाई एथिल ईथर का रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। यानी कि जो हमने डाई एथिल ईथर बनाया है, अब उसका अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा के देखेंगे कि क्या बनता है। यानी कि पहला जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर हम डाई एथिल ईथर जो है उसका रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से कराएं, यानी एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड से जब हम क्रिया कराएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, निर्जल जिंक क्लोराइड यानी कि कॉन्क जिंक क्लोराइड और उसके साथ या आप एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड का मतलब क्या है कि CH3COCl, ठीक है, CH3COCl अगर आपको दिखेगा तो आप इसे क्या पढ़ेंगे एसिटिल क्लोराइड। ये एसिटिल क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जिंक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर जो हमने बनाया है उसका रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl के साथ करने पर या गर्म करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, एथिल एसीटेट। ठीक है, एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। तो पहले इसका रिएक्शन करके देखेंगे, यानी डाई एथिल ईथर लेंगे C2H5O C2H5, ये आपका क्या हो गया डाई एथिल ईथर।
अब इसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, एसिटिल क्लोराइड यानी कि CH3COCl के साथ। तो CH3COCl के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, कॉन्क ZnCl या आप AlCl3 भी ले सकते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 इधर से, ये आपका CH3 हो गया इधर वाला, उसके बाद COO, एक CO इधर है, एक O इधर है, तो COO, और उसके बाद C2H5 प्लस C2H5, ये आपको पहला कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट। अब एथिल C2H5 का मतलब है एथिल, COOCH3 का मतलब है एसीटेट, ठीक है। तो ये पूरा कंपाउंड का नाम हो जाएगा जो हमें बनाना था, एथिल एसीटेट, ठीक है। अभी इसमें C2H5 एक बचा हुआ है, तो वो जो C2H5 और ये Cl जो बचा है, यहाँ पे एक C2H5 और एक Cl बचा है, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम एक C2H5 और Cl जो बचा है उसको भी लिख लेंगे। देखिए कैसे ये रिएक्शन हुआ। हमें क्या करना था कि निर्जल जिंक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर, ये आपका क्या है, दो एथिल है, तो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर का रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड, ये आपका क्या है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड के साथ कराने पर क्या बनता है, एथिल एसीटेट। कैसे, यहां से हमने CH3 लिया और एक O ये है, एक O ये है और एक C है, तो COO हो जाएगा, और CH3COO क्या पढ़ा जाता है, एसीटेट पढ़ा जाता है, और C2H5 अगर जोड़ दें तो एथिल एसीटेट हो जाएगा। अभी हमारे पास Cl और C2H5 बचा है, तो लास्ट में C2H5 और Cl भी लिख देंगे। ये हमारा पहला केमिकल कंपाउंड या केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ किसका, डाई एथिल ईथर का, जिसमें हमें क्या करना था, एथिल एसीटेट बनाना था, वो हमने बना दिया। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो रिएक्शन आप एक दो बार प्रैक्टिस खुद से ही करेंगे। सेकेंड आपका केमिकल कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम डाई एथिल ईथर का जल अपघटन करा दें, यानी कि जल के साथ रिएक्शन करा दें, ठीक है, यानी H2O के साथ अगर हम डाई एथिल ईथर का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, उच्च ताप व दाब पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होना चाहिए, यानी C2H5OH हमको बनाना है। तो कैसे बनेगा, हम सबसे पहले C2H5O C2H5 यानी कि डाई एथिल ईथर लेंगे, डाई एथिल ईथर। अब इसका रिएक्शन यानी डाई एथिल ईथर का रिएक्शन हमें H2O के साथ, यानी अपघटन कराना है, जल अपघटन कराने के लिए H2O लेंगे और इसका रिएक्शन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, उच्च ताप व दाब, यानी उच्च ताप और दाब, और साथ ही साथ इसमें तनु H2SO4 अम्ल यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, आपका एथिल अल्कोहल बनना चाहिए। तो यहाँ से C2 और H5 हो जाएगा, C2H5 एक हमने पूरा ले लिया और इधर से हमने O और H ले लिया, O और H। अभी हमारे पास क्या बचा है, हमने O और H लिया, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है और एक यहाँ से O बचा है, तो क्या हो जाएगा लास्ट में आपका C2H5OH, यानी दो बार आपका एथिल अल्कोहल बनेगा। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप 2 लिख दीजिए आगे, फिर C2H5OH लिख दीजिए, मतलब एक ही है, हमें एथिल अल्कोहल बनाना था और हमने यहाँ पे लास्ट में एथिल अल्कोहल बना लिया। लेकिन ये जो आपका एथिल अल्कोहल बनेगा ये आपका 2 बना है, यानी आप इसे डाई एथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल अल्कोहल या 2C2H5OH, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे
जब हमने डाई एथिल ईथर यानी कि C2H5O C2H5O का रिएक्शन जल अपघटन कराएंगे, जल के साथ कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, उच्च टेम्परेचर एंड दाब के प्रेजेंस में, ठीक है। तो तनु H2SO4 की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें डाई एथिल एल्कोहल मिलेगा, या आप अगर एक को गणना करेंगे तो केवल C2H5OH ही मिलेगा, यानी हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त करना था और हमने एथिल एल्कोहल C2H5OH बना लिया, ठीक है। तो दो केमिकल प्रॉपर्टी हमने डाई एथिल ईथर का देख लिया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम दो केमिकल प्रॉपर्टी और देखेंगे, फिर हम डाई एथिल ईथर का उपयोग देखेंगे। तो तीसरा आपका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम इसे क्या करें, दहन करके देखें, यानी डाई एथिल ईथर को अगर हम जला के देखेंगे तो क्या होगा, अधिक ज्वलनशील होने के कारण डाई एथिल ईथर क्या होता है, ज्यादा ही ज्वलनशील होता है, यानी कि शीघ्रता से वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बना लेता है जल के, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, डाई एथिल ईथर को अगर हम जलाएंगे तो ये अधिक ज्वलनशील होने के कारण यह शीघ्रता से जलता है तथा वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण क्या बना लेता है, विस्फोटक मिश्रण बनाता है। अब कैसे होगा, यानी कि हमें डाई एथिल ईथर यानी कि C2H5O C2H5 ये आपका क्या हो गया, डाई एथिल ईथर, इसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, वायु के साथ। देखिए वायु के साथ ही मिलकर क्या हो रहा है, विस्फोटक मिश्रण बनाना है, यानी कि ये वायु में जाते ही विस्फोटक मिश्रण का निर्माण करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन वायु के साथ यानी O2 के साथ या ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। अगर आप खाली O लिख रहे हैं तो इसको हम नवजात ऑक्सीजन पढ़ते हैं। आप चाहे ये अपने जानकारी के लिए लिख सकते हैं कि खाली ऑक्सीजन कहीं दिखेगा यानी खाली O दिखेगा तो उसे हम नवजात ऑक्सीजन पढ़ेंगे, O2 दिखेगा तो उसे हम ऑक्सीजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका रिएक्शन किसका, डाई एथिल ईथर का रिएक्शन वायु के साथ कराएंगे तो ये अधिक ज्वलनशील होने के कारण क्या करेगा, विस्फोटक मिश्रण बनाएगा। तो इसका रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा, CO2 और H2O बन जाएगा। कैसे, यहां से हमने एक C लिया, यहां से O2 लिया तो CO2 बन गया, ठीक है, और फिर हमने H2O लिया। अभी यहाँ पे आपका C2H5 भी बचा हुआ है, लेकिन हमें विस्फोटक पदार्थ बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा ये आपका विस्फोटक मिश्रण का काम करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका विस्फोटक मिश्रण का कार्य करेगा, विस्फोटक मिश्रण का कार्य करेगा। लेकिन अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें 6 यहाँ से 6 पे, यहाँ का 6 पे गुणा करेंगे और यहाँ पे 4 से और यहाँ पे हम 5 से गुणा करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 5 हाइड्रोजन, 5 2 7 हाइड्रोजन हो जाएगा या 10 हाइड्रोजन पूरा हो गया। इधर आपका O2 कंप्लीट हो जाएगा और इधर आपका O2 जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी इधर भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इधर भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इधर जितना हाइड्रोजन है उधर भी उतना हाइड्रोजन हो गया। तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गया और हमें विस्फोटक पदार्थ बनाना था जो कि आपका क्या होगा, CO2 और H2O, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे बनेगा वो विस्फोटक पदार्थ या विस्फोटक मिश्रण का कार्य करेगा, ठीक है। तो अगर डाई एथिल एल्कोहल को हम दहन करेंगे, जलाएंगे तो अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण ये वायु यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके विस्फोटक मिश्रण बनाता है और यह विस्फोटक मिश्रण कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। चौथा आपका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम डाई एथिल ईथर का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे तो क्या होगा। तो अगर हम डाई एथिल ईथर का क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 से कराएंगे तो हमें एथिल क्लोराइड यानी C2H5 तो Cl मिलना चाहिए। तो इसका पहले रिएक्शन करा के देखते हैं। तो डाई एथिल ईथर क्या होता है, C2H5O C2H5। अब इसकी क्रिया हमें किसके साथ करानी है, PCl5 के साथ।
PCl5। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, फास्फोरस। 5 है तो पेंटा, और Cl है तो क्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। और ये आपका हो गया डाई एथिल ईथर। ठीक है, ये इसके नाम हो गए। अब इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, एथिल क्लोराइड, यानी यहां से C2H5 एक ले लेंगे, और इस C2H5 के बाद हम यहाँ पे एक Cl यहां से लेंगे, तो ये तो आपका बन गया क्या, एथिल क्लोराइड। ठीक है, जो हमें बनाना था, एथिल क्लोराइड बनाना था, तो एथिल क्लोराइड बन गया। लेकिन अभी यहाँ पे एक C2H5 PCl4 और O बचा हुआ है, तो उसे हम ऐड करेंगे, यानी एक C2H5 और Cl यहाँ फिर से लिख देंगे, C2H5Cl लिख दिया। अभी भी हमारे पास क्या बचा हुआ है, PO और Cl2 बचा है, तो लास्ट में Cl3, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, POCl3 भी लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने जितने कंपोनेंट्स लिए थे सब इधर आपके आ गए हैं। जैसे हमने एक बार C2H5Cl लिया, एथिल क्लोराइड बनाना था, एथिल क्लोराइड बनाया। अभी हमारे पास C2H5Cl4 बचा है और एक O भी बचा है, तो एक Cl और यहाँ पे लगा देंगे, 2 Cl यूज हो गया और C2H5 भी पूरी तरह से खत्म। तो अभी हमारे पास 3 Cl यहाँ पे बचे हुए हैं, क्योंकि 5 Cl था, 2 यहाँ पे हो गए, 3 बचा हुआ है, और P और O भी बचा है, तो POCl3 लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एथिल क्लोराइड बनाना था, तो यहाँ पे 2 एथिल क्लोराइड बना है, तो आप चाहे यहाँ पे 2C2H5Cl भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये था आपका डाई एथिल ईथर बनाने का जो आपका केमिकल प्रॉपर्टी है वो। यहां तक स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम देखेंगे कि डाई एथिल एल्कोहल का यूज कहाँ पे होता है। तो डाई एथिल ईथर का उपयोग क्या है, 5 उपयोग हम देखेंगे। पहला क्या है कि डाई एथिल ईथर जो है, इसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में भी, या ग्रिग्नार्ड जो अभिक्रिया होती है उसमें अभिकर्मक के रूप में यूज करते हैं। दूसरा जो डाई एथिल ईथर होता है, इसका उपयोग शैल चिकित्सा, यानी कि जब आप ऑपरेशन देखते हैं तो उसमें जो एनेस्थीसिया दिया जाता है निश्चेतक के रूप में, वो डाई एथिल ईथर का भी वहां पे प्रयोग किया जाता है। उसके बाद थर्ड उपयोग है ईंधन के रूप में। चौथा है प्रशीतक, यानी कि जो ठंडा करने के लिए, ठीक है, प्रशीतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और पांचवा उपयोग है कि विलायक के रूप में भी डाई एथिल ईथर का यूज किया जाता है। तो ये हमने देख लिया आपका डाई एथिल एल्कोहल का प्रयोगशाला विधि, उसके बाद उसे बनाने की जो रिएक्शन उस आसवन फ्लास्क में चल रहा था वो, और उसका केमिकल प्रॉपर्टी, और सबसे लास्ट में हमने देखा कि डाई एथिल ईथर का जो है उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा टेलीग्राम चैनल है जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।